हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। उम्मीद करते हैं कि पीछे का वीडियो आप लोगों को सही पसंद आया होगा। ठीक है, उसी के अनुसार अब आगे हम लोग बढ़े हैं और क्लास 10वीं के 1.1 1.2 एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसमें से 1.1 और 1.2 में जो भी थ्योरी डिस्कस किया गया है आप पीछे के वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो पहला चैप्टर का प्लेलिस्ट है उसमें से देख सकते हैं, ये भी प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट में जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इससे पहले क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। क्लास 9th में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो क्लास 9 में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था तो एक यूनिट इधर से लेते थे और एक यूनिट यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करते थे। ठीक है, और इसके बीच की दूरी को ही हम √2 बोलते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यहाँ पे √2 बनता था। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग इस लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे करके यहाँ ला के। तो ये हो जाता था आपका √2 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। तो वो होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर को नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्लास 10वीं में आपको पढ़ना है, इसको प्रूव करना है, जैसे कि अगर अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, क्यों ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए उसको थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का बुक है आपके सामने, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जैसे कि आपको दिख रहा है। ऐसे तो अगर चाहते तो बोर्ड पे पढ़ा सकते थे, लेकिन ये बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इसमें लैंग्वेज भाषा बहुत ज़्यादा है और उतने भाषा को लिखने के लिए बोर्ड पे उतना टाइम और स्पेस नहीं बच पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें तो ये एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना ज़रूरी है। तो देखिए 1.3 प्रमेय है एक ठो, ध्यान से देखिएगा। ये प्रमेय आपको दिख रहा होगा 1.3। ये प्रमेय, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, अगर मान लीजिए p कोई संख्या है, ठीक है, अगर वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो इसका कहने का मतलब है कि p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर 2 जो है, 2 अगर 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है वो 4 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर 3 जो है मान लीजिए किसी के स्क्वायर का विभाजित कर रहा है, मान लीजिए 3 तो 15 का स्क्वायर को कर सकता है विभाजित, 15 के स्क्वायर को। ठीक है, यानी कि 15 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये है, ये थ्योरी है। ठीक है, तो इसी थ्योरी के आधार पे हम लोग आज प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, और सारे का आंसर आपको हूबहू आपको आपके अनुसार मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बने रहेंगे इस थ्योरी सेशन में और इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ब्रांड है और इसको याद करना आपको ज़रूरी है और इसको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि उत्पत्ति में दिया है, मान लीजिए ए अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के ए बराबर P1 P2 Pn तक जाता है। ठीक है, जहाँ P1 P2 Pn अभाज्य संख्या है, P1 P2 जो क्या है अभाज्य संख्या है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। जरूरी नहीं कि भिन्न है, एक भी हो सकते हैं। अतः ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर होगा, ए बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर जो होगा वो इनका गुणनफल होगा P1 P2 और P1 दो। ठीक है, यानी कि इसका गुणनफल क्या हो सकता है, पी स्क्वायर, ये वही होगा ए का ए स्क्वायर। ठीक है, तो जितना भी डिवाइड होगा उसका स्क्वायर, तो हमें दिया गया कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से पी जो है ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि ए स्क्वायर के गुणनखंड केवल P1 P2 Pn है, इसलिए P को P1 P2 Pn से ही एक होना चाहिए। यानी कि ए स्क्वायर ए बराबर P1 P2 बराबर P1 P2 Pn है, इसलिए P ए को विभाजित करेगा। ए बराबर इतना था, ए बराबर इतना था, इसलिए ये P जो है ए को विभाजित करेगा। इसी पे चलिए हम √2 को प्रूव कर लेते हैं, तो और बात पल्ले पड़ेगी। ठीक है, आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से √2 को समझते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं हम लोग, तो उत्पत्ति में देखिए ध्यान से,
उपपत्ति में ध्यान से देखिए, √1 पर हम इसके विपरीत मान लेते हैं। देखिए अगर √2 जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत मान लेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग विपरीत मान लेंगे। √2 एक परिमेय संख्या विपरीत मान लेंगे, इसके कंडीशन के विपरीत। अब दो पूर्णांक r और s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं जो √2 r और s हो तथा इस बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है, यानी कि p/q के रूप में लिखा जाता है, उसको क्या लिखा बोला जाता है, परिमेय संख्या। और जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q बराबर नहीं हो 0 के। ये तो हम लोग 9th में भी पढ़े थे। ठीक है, वही बात यहाँ p q की जगह r s दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। r और s जो है, ये जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित करके √2 r और s को विभाजित करके √2 बराबर a/b का b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, √2 बराबर क्या प्राप्त कर सकते हैं, a/b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब √2 में भी क्या है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के रूप में है, जहाँ a और b सहअभाज्य हैं। a और b में यानी कि सहअभाज्य में यानी कि दोनों की अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य यानी कि दोनों अभाज्य संख्या को, दो अभाज्य संख्याओं को ही सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए अब ये दोनों √2 बराबर a/b है, तो b को इधर ले जाएंगे, b को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b√2 बराबर 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए कैलकुलेशन। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा ये वाला, तो वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² इक्वल्स टू a²। अतः 2a² को विभाजित करेगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 जो है ये 2 एक इसको विभाजित करेगा, क्योंकि 2b² के गुना के रूप में a² है। ठीक है, तो 2 जो है b² का क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो अगर 2² b को विभाजित a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। जैसे कि थ्योरी में अभी हम लोग ने पढ़ा कि p यदि a² को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। इसके लिए एग्जाम्पल भी देखे थे कि 2 यदि 4k² को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित कर सकता है, 4 को भी विभाजित कर सकता है, इसका है उतना पावर। ठीक है, तो चलिए अब 2a को विभाजित करेगा। ये परिमेय 1.3 से हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। चलिए a का मान प्रतिस्थापित करेंगे जब हम, फिर a बराबर कुछ और मान लेंगे। ठीक है, a बराबर और मान लेंगे कुछ, तो a बराबर 2c मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लिया गया है, a बराबर 2c, और इसी का वैल्यू हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे। तो जहाँ ये था इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे, तो इसमें रखेंगे अगर हम e का वैल्यू, तो हमें प्राप्त होगा 2b² बराबर 4c², अर्थात b² जो है 2c² प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि 2 जो है b को भी विभाजित कर गया। ठीक है, 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि 2b² को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। इसलिए अगर हम पहले माने थे कि सहअभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है, और इसके विपरीत यहाँ पे आ रहा है, अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ पता चला है कि 2 जो है a और b में कभी न कभी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि गलत काम का रिजल्ट गलत होता है। हम लोग ने ऊपर में माना था कि ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी नहीं है इसका, और यहाँ पे एक गुणनखंड एक के अलावा 2 भी आ रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो परंतु इससे अतथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तथ्य जो हम माने थे उसके विपरीत आ रहा है, तो विरोधाभास प्रतीत होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने इस एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। क्या कर लिया है, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसलिए कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। शायद उतना पल्ले में नहीं पड़ा होगा, तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे ध्यान लगाइए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, थोड़ा सा शांत होकर सोचिएगा। तो √3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए अब इसके विपरीत मान लेते हैं। देखिए अब क्या मान लेंगे हम लोग, √3 मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या है, मान लेंगे कि चलिए परिमेय है प्रूव करने के लिए, अर्थात 2 ऐसे पूर्णांक a और b से बना है क्या,
√3, ए और बी से बना है √3, ठीक है। ए और बी जहाँ बी बराबर नहीं है 0 के प्राप्त करते हैं तो √3 बराबर हम लिख सकते हैं a/b, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ a और b के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सहभाज्य बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या बना सकते हैं, सहभाज्य बना सकते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं b को इधर भेजकर b √3 = a, b √3 = a। दोनों पक्षों का वर्ग करने तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर, यानी कि दोनों को वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे तो b² और ये हो जाएगा 3 = a, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। b √3a को करेंगे तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अतः इससे पता चलता है कि a² जो है 3 से विभाजित है। क्या है, a² 3 से विभाजित, क्योंकि 3 जो है b² के गुना में है तो a को विभाजित करता है तभी गुना के रूप में है। इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा प्राप्त होता है कि 3 a को भी विभाजित करेगा। 3 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, a बराबर कुछ और मान लेंगे और पुट करके देखेंगे कि क्या b भी ऐसा होता है क्या। तो a बराबर यहाँ पे मान लेंगे 3c, ठीक है। क्या मान लेंगे, a बराबर 3c मान लेंगे। तो a बराबर 3c मान लेंगे और इसका वैल्यू जो ऊपर वाला आया था उसमें रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या आया था, यही ना आया था आपका रिजल्ट, ऊपर वाला यही ना आया था आपका रिजल्ट, इसी में हम वैल्यू रखेंगे। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाता है 3b² = 9c²। जब इसको हम कटाएंगे 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो b² बराबर 3c² बचेगा, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि b² जो है 3 से विभाजित होता है, क्योंकि c² के गुना में 3 है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर में हम लोग मान लिए थे ना कि क्या a और b के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है माने थे, और यहाँ पे 3 एक और आ रहा है गुणनखंड। तो इससे पता चलता है कि हम जो माने थे वो गलत है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो हमें विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हम लोग गलत काम का परिणाम गलत होता है, ठीक है। तो गलत माने थे तो गलत आया, ठीक है। तो √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माने थे हम लोग, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये बात समझना है आपको। इस वीडियो को फिर से शुरू करके इसको देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। और क्लास 9 में हम लोग रूट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। क्लास 9 में क्या पढ़े थे, एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या है जो क्या है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या मान लेते हैं जो क्या है, परिमेय संख्या। मान लीजिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं। और एक और संख्या कुछ भी हो, मान लीजिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्यों, अब इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात समझना है कि परिमेय और अपरिमेय का जोगफल क्या होता है, जोगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और दोनों का अंतर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक परिमेय संख्या होता है। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसा संख्या जो शून्येतर परिमेय संख्या है उसका अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हम उपरोक्त की कुछ विशिष्ट स्थितियाँ सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए देखिए क्या है, यहाँ पे 5 - √3 है, क्या है 5 - √3, 5 - √3 है। तो देखो 5 क्या है, परिमेय संख्या, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जानते हैं कि रूट में कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके बारे में सोल्व करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे वही बात जैसे हम लोग मानते आ रहे हैं। क्या मान लेंगे कि 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि 5 - √3 क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं a और b जहाँ b बराबर नहीं 0, यानी कि p/q के रूप में होता है अपरिमेय संख्या, जहाँ q बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है। समझना है, बात को ज्ञात करना है। तो 5 - √3 बराबर a/b हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए हैं a/b यानी कि p/q के रूप में, क्योंकि हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 - a/b = √3, ठीक है। और इसको फिर थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे हम लोग तो क्या प्राप्त होता है हमें,
हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिए ध्यान से, √3 इक्वल्स टू 5 माइनस ए बाई बी, ठीक है, √3 इक्वल्स टू 5 माइनस ए बाई बी, और √3 हम लोग जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस ए बाई बी एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या, अर्थात क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर हम लोग ने देखा कि जो रूट में होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, प्रूव भी किया, ठीक है। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, और √3 के वो बराबर है, √3 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर उदाहरण, दर्शाइए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय। ऊपर का थ्योरी जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। तो आई इसके विपरीत मान लेंगे हम, फिर वही बात, क्या मान लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे कि 3√2 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या, अर्थात हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएं ए और बी जहां बी बराबर 0 ज्ञात कर सकते हैं। तो 3√2 बराबर ए बाई बी है, मान लेंगे, क्योंकि पी बाई क्यू के हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो √2 के बराबर ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि √2 के जो 3a और b पूर्णांक है, इसलिए a बाई 3b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे फिर विरोधाभास सिद्ध होगा, तो विरोधाभास सिद्ध होगा तो हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या निकालेंगे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये यहाँ तक जो आप लोगों ने देखा, ठीक है, इसके आधार पे हम लोग ये प्रश्नावली 1.3 को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक और वीडियो बनेगा, इसको देखिए, और अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसमें हम ये तीनों चारों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद।